नमस्कार दोस्तों, जीएसटी हब इंडिया के इस प्रैक्टिकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फॉर द असेसमेंट ईयर 2017 एंड 18। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक बंदे हो और आप धंधा पानी कर रहे हो या पेशा कर रहे हो कोई भी, ठीक है, यानी कि बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो और आप छोटे लोग हो, मतलब छोटे तरह का बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो अपना रिटर्न भरना, तो आपके लिए ITR 4 गवर्नमेंट ने इश्यू कर रखा है। ये डील करता है प्रिजम्पटिव इनकम के बेसिस पे, यानी कि कहता है कि आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो, जो भी कुछ है बस छोटा मोटा एक एंट्री वो रख लो, बुक्स ऑफ अकाउंट रख लो, और आपका जो भी रिसिप्ट होगा उस रिसिप्ट के बेसिस पर मैं रेट बताऊंगा, उस रेट से टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो उसी के सभी प्रोविज़न आज पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक इंडिविजुअल हो, खासतौर से इंडिविजुअल के लिए भी यहाँ पर डील किया गया है, ठीक है, और इंडिविजुअल फर्म भी है, HUF भी है, लेकिन खासतौर से छोटे लोग कर सकते हैं और जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपना धंधा पानी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए ये ITR 4 स्पेशली बनाया गया है, तो ताकि वो उनके लिए, और बहुत ही कंप्लायंस इसमें कम है, बहुत ही कम कंप्लायंस है, और आप आसानी से, मैं अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और इसके थ्रू आप इसको डील कर सकते हो। बहुत आसान है ये ITR। और जैसे कि आप जानते हो, सबसे पहले हमारा ये मंदिर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका दर्शन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या इसके अंदर कवर करेंगे, आइए देखते हैं। इसके अंदर कवर करेंगे कि ITR फॉर होम, ये किसके लिए है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्मॉल बिजनेस जो करते हैं उनके लिए है, या प्रोफेशनल लोगों के लिए है, या प्रोफेशन के लिए है, ठीक है। टाइप ऑफ ITR, कुछ नए चेंज आए हैं, मैं अभी आगे डिस्कस कर लूँगा क्या है वो चेंजेज हैं। न्यू चेंज इन ITR 4 के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि नए कंसेप्ट भी इसके अंदर लाया गया है। अभी मैं बता दूं कि एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है 44ADA फॉर प्रोफेशनल। पहले प्रोफेशनल्स के लिए नहीं था, अब ये प्रोफेशनल्स के लिए भी ये प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करके ये कंसेप्ट लाया गया है। तो अब प्रोफेशनल भी अपने इनकम को कह सकते हो कि प्रिजम्पटिव बेसिस पे। प्रिजम्पटिव बेसिस का मतलब ये हो गया, सीधे सीधे ये समझ लो कि आप अपने बिजनेस के जो भी आप रिसिप्ट है या टर्न ओवर है, उसके ऊपर सीधे सीधे एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक रेट बताएगा, कहेगा कि इस रेट से, जैसे कोई 8% है, 6% है, मुझे टैक्स दे दो, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी खर्चा अलाउ नहीं करेगा आपको, मतलब कुछ ना बुक्स आप अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, टैक्स ऑडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधी सीधी बात कहेगा कि जितना आपको रिसिप्ट हो रहा है बस रिसिप्ट को मेंटेन रखो, ठीक है, कैश बुक को मेंटेन रखो, एंड उसके ऊपर एक रेट से मुझे टैक्स दे दो, बस कहानी खत्म करो। उतना वो इनकम मान लेगा, सीधी बात है। मतलब जैसे 8% आपको इनकम बना देगा, ठीक है, तो जितना भी रिसिप्ट होगा 8% वो कहेगा कि इनकम है ही है, कहानी खत्म, और उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, ठीक। प्रिजम्पटिव का मतलब यही हुआ। और 44AD 44AE ये कुछ सेक्शन है, सेक्शन का आप टेंशन न लो, मैं आपको इसको लेमन में बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। बस इतना समझ लो कि 44AD जो है नॉर्मल बिजनेस के लिए है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो 44AD एक सेक्शन वो डील करता है, 44ADA प्रोफेशन करते हो तो वो, 44AE कहता है कि अगर आप कोई ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिसमें ट्रकों को आपके पास मान लो ट्रक है, उस ट्रक को आपने किराए पर दे रखा है, तो उस टाइप के बिजनेस वाले लोगों के लिए 44AE है, ठीक है। प्रैक्टिकल हम एग्जांपल के साथ, बिल्कुल आप जानते हो हमेशा मेरा प्रैक्टिकल के साथ व्यू होता है, पहले थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल हम कवर करते हैं। हम आपको ITR डाउनलोड करके पूरा प्रैक्टिकली भर के दिखाएंगे, ठीक। और वी डू नॉट वांट टू शो, हाँ, कह रहा है कि अगर प्रिजम्पटिव इनकम आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ITR 4 नहीं भरना होगा, ITR 3 या 5 या और भी कोई ITR भरना होगा। ये ITR के लिए आप नहीं, ये एलिजिबल होगा तब यहाँ पे। और ई फाइलिंग में करके दिखाऊंगा। और डिस्क्लोजर आपको बता दूँ, डीमोनेटाइजेशन के कारण ये एक नया सेक्शन अलग से ऐड किया गया है, और इसमें ये कहा गया है कि डीमोनेटाइजेशन का जो पीरियड रहा है उसके दौरान आपने जो भी कैश डिपॉजिट बैंक में किया है उसको मैंडेटरी 2 लाख से अगर ऊपर आपने जमा किया है तो आपको शो करना है, अदरवाइज जितना भी जमा किया है उसको शो करना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मेजर चेंजेस इन ITR 4 में क्या क्या चेंजेज आया है, मैंने बता दिया। ITR 4 किसके लिए है, अगर आप धंधा पानी कर रहे हैं, यानी कि पैसा भी, कोई भी धंधा पानी या पैसा कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक उसमें बताएंगे किस टाइप का धंधा पानी और किस टाइप का पैसा, उसकी क्या कंडीशन है, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। तो यूजफुल फॉर पर्सन हैविंग बिजनेस या प्रोफेशन, स्पेशली स्मॉल लोगों के लिए बनाया गया है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ ITR 4 से पहले
कि ITR 2 और ITR 2A और ITR 3 को मर्ज करके एक नया ITR 2 बना दिया गया, जिस कारण ITR जो 4 था, पहले जो 4 था उसका नाम अब ITR 3 कर दिया गया, ठीक है। और ITR 4S जिसको प्रिजेंटिव बेसिस बोलते हैं, बहुत सुगम है, सस्ता, मतलब बहुत आसानी से भरा जा सकता है इसको, इसका नाम दिया गया ITR 4, ठीक है। तो ITR 4 का मतलब ये नामकरण में कुछ चेंजेज हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं ITR 4 फॉर प्रिजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से। प्रिजेंटिव इनकम का आपको मतलब मैंने बता दिया कि जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपकी रिसीप्ट होगी, उसके ऊपर सरकार कहती है कि मुझे एक इस रेट से, ये रेट मैं बता रहा हूँ, इस रेट से जो भी आपका इनकम है, मान लो 100 रुपया आपकी रिसीप्ट है, तो मैं बोल दिया 8% आपका इनकम मैं मानूंगा, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है। तो 8% इनकम हो गया और उसके ऊपर टैक्स दे दो, जो भी आपका टैक्स बनता है आपके रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। न्यू सेक्शन में आपको ऑलरेडी बता दिया 44 ADA अप्लाई किया गया है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए ध्यान रखिएगा। और अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिट इन बैंक जो आपको ऑलरेडी मैं बताया था 9/11 यानी कि डीमोनेटाइजेशन का जो पीरियड रहा है उसको आपको इसमें शो करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजेंटिव इनकम, बात वही रिपीटेशन हो रही है। पर्सन अर्निंग कमीशन, हाँ कमीशन ब्रोकरेज और इनकम आर कैरिंग ऑन एनी एजेंसी बिजनेस नॉट एलिजिबल अंडर सेक्शन 44 AD। कह रहा है कि यदि आप कमीशन का बिजनेस कर रहे हैं, ब्रोकरेज का आपकी इनकम आ रही है, या एजेंसी बिजनेस आपने ले रखा है, तो आप 44 AD में नहीं कवर हो सकते। 44 AD में अभी आप एक सेक्शन में आपको डिटेल में समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखो स्टार्ट करते हैं 44 AD, 44 AE और 44 ADA। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है ADA, ठीक है, 2016 में। अब बात करते हैं, देखो नेचर ऑफ बिजनेस। 44 AE क्या कहता है? वो कहता है कि यदि आप प्लेइंग, लीजिंग, हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज, यानी कि ट्रक की बात कर रहा है, ठीक है। गुड्स कैरेज का मतलब क्या है? ट्रक, अगर आप कोई भी ट्रक को प्लेइंग कराते हो, लीज पे देते हो, हायरिंग करते हो, तो हायरिंग पे देते हो, तो उससे जो आपकी रेवेन्यू आती है उससे हमें कोई मतलब उस मैं तो अभी पहले ये आपको बता दूं कि कौन कौन से बिजनेस कहाँ कवर है। तो वो इस टाइप के बिजनेस अगर आप करते हो तो 44 AE में कवर है, ठीक है। खासतौर से ट्रक ये कर लो। 44 AD में कोई भी बिजनेस की बात कर रहा है, प्रोफेशनल की नहीं। 44 AD में कोई भी बिजनेस जो एक्सेप्ट 44 AE यानी कि ट्रक वालों को छोड़कर, यानी कि गुड्स जो कैरेज करते हैं, गाड़ियाँ, व्हीकल, उसको छोड़ के सभी बिजनेस 44 AD वाले में कवर होते हैं। 44 ADA में प्रोफेशनल लोग जैसे कि लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चरल प्रोफेशन और अकाउंटिंग प्रोफेशन एक्सेट्रा कवर होते हैं। ये 44 AA एक सेक्शन है, इसको आप रेफर कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। अब इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि फॉर होम ये सेक्शन किसके लिए है, वो किस टाइप के लोग होंगे। तो कह रहा है कि 44 AE यानी कि गाड़ियों का, ये जो गाड़ियों का बिजनेस करेंगे, मतलब गुड्स कैरेज वाले का, यानी कि ट्रकों का जो बिजनेस करेंगे, वो होना चाहिए इंडिविजुअल, स्पेशली या तो HUF हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है या पार्टनरशिप फर्म, बट नॉट LLP होना चाहिए। और वो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तभी ये सेक्शन के अंदर वो आएगा, और तभी ये सेक्शन के अंदर आएगा तो वो ITR 4 भर पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, चलो मान लेता हूँ आपके पास ट्रक नहीं है, आप ट्रक के ये सब गाड़ी बिजनेस नहीं करते हैं, आप अदर बिजनेस करते हैं इसको छोड़ के, यानी कि आपके पास किराने की दुकान है, ठीक है, आपके पास किसी भी प्रकार का फैक्ट्री, छोटे मोटे फैक्ट्री लगा रखे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं छोटे मोटे चीज़ों का, ठीक है, और आपका तो, और आप रेसिडेंट हैं। अभी लिमिट भी बताऊंगा लिमिट क्या है। तो यहाँ पे कोई भी लिखा है रेसिडेंट SSC, मतलब अगर SSC का मतलब हो गया कोई भी रेसिडेंट होना चाहिए। और प्रोफेशनल में बोल रहा है कि एनी SSC, यहाँ भी एनी SSC का मतलब रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकता है, वो 44 ADA अडॉप्ट कर सकता है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ये है कि मैंने बताया ना कि छोटे लोगों के लिए लिमिट इसलिए लगाया जाता है ना, कि एक लिमिट बताऊँ कि इससे नीचे छोटे लोग माना जाएगा, तभी तो ये ITR 4 भर पाएंगे, तभी तो आसान बनाया गया ITR 4 को। तो छोटे लोग को लिमिट लगाया गया ऐसे कि जिसके पास गाड़ियाँ 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे साल भर में, किसी भी टाइम, ठीक है। मतलब साल भर में आपके पास 10 से ज़्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, गुड्स कैरेज नहीं होना चाहिए। अगर उससे 10 से कम है तो आप
इस सेक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपना इनकम सिंपल निकाल देंगे। आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एक एक सेक्शन का ऐसे एग्जांपल देगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बहुत कम ही समय के अंदर मैं कवर कर दूँगा। तो चलो मानता हूँ अब आपके पास गाड़ी नहीं है, तो अब या गाड़ी के साथ ये भी है, आप और भी धंधा पानी कर रहे हो, ठीक है, और उसकी ग्रास रिसिप्ट, आपके किराने की दुकान है, आपकी साड़ी की दुकान है, आपकी छोटे मोटे फैक्ट्री लगा रखे हैं, उसकी ग्रास जो रिसिप्ट है 2 करोड़ रुपये से नीचे है या उसके बराबर है। ग्रास रिसिप्ट 2 करोड़ या उससे नीचे है, तो आप ये सेक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। वो होगा 44 AD में आप उसको कवर होंगे, और उसके थ्रू आप अपना रिसिप्ट दिखाएंगे जो भी होगा, और सिर्फ रिसिप्ट के बेसिस पर हम गवर्नमेंट मतलब टैक्सबिलिटी निकाल देगी, बाकी कोई खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा, यानी कि आप कहोगे 2 करोड़ से ज़्यादा वाले को कहा जाएंगे, भाई 2 करोड़ से ज़्यादा वाले और भी ITR है, उसमें रेफर करें कि हो गया 4 हो गया, अभी 4 तो करो 5 हो गया, 6 हो गया, कंपनी है तो इससे और भी ITR है, उसमें जाएंगे, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं होंगे। ITR 4 में तो प्रिजम्पटिव नहीं ले सकते, ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रोफेशनल्स हैं, ये मैंने दिखाया, लीगल बंदा है, लीगल का काम कर रहा है, मेडिकल का काम कर रहा है, आर्किटेक्चरल प्रोफेशनल है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो अगर उसकी ग्रास रिसिप्ट साल भर की 50 लाख रुपये से कम है तो वो इस प्रिजम्पटिव को ले सकता है, अदरवाइज वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो ये एक लिमिट लगाएगा कि कहा गया कि छोटे लोग हैं बेचारे, इनको छूट दो ताकि ये आसानी से अपना रिटर्न भर सके, और इनको बुक्स, अब देखो अभी एक एक चीज़ बता रहा हूँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता दूँ, इन लोगों को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इनको टैक्स ऑडिट कराने की भी ज़रूरत नहीं होती है यदि ये कंडीशन मान लो। तो पहला मैंने बता दिया, ये दूसरा लिमिट लगा दिया, और तीसरा बात कर रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि देख भाई, अगर तू गाड़ी, अब किस बेसिस पे आपका इनकम एज्यूम कर लूँगा, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तू व्हीकल रखे, गुड्स कैरेज रखा है, तो 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल के रेट से मैं मान लूँगा कि उसकी इनकम है, मतलब है तो है बस, ठीक है। चाहे अगर ज़्यादा कमा रही है तो तू शो कर दे ज़्यादा, और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 7,500 रुपये पर मंथ मैं मानूंगा। तो ये सेक्शन 44 AE में तू आएगा प्रिजम्पटिव बेसिस पे, यानी कि अभी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, वहाँ भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ भी समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। फिर 44 AD में यानी कि अदर बिजनेस में ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी कि किराने की दुकान या छोटे मोटे फैक्ट्री लगा रखे हो, या साड़ी की दुकान, इस टाइप में कुछ भी आपने बना रखा हो, इंडिविजुअल मतलब है, छोटे मोटे लोग हो जिसका टर्नओवर, इंडिविजुअल छोड़ो, जिसका टर्नओवर या ग्रास रिसिप्ट की बात करते हैं 2 करोड़ या उससे कम है, तो सरकार कहती है कि काम करो, मैं 8% के रेट से मानता हूँ आपका इनकम है, ध्यान रखें, या आप अगर ज़्यादा बताना चाहते हो तो बता दो, कोई इशू नहीं है। 8% के रेट से मैं कहूँगा कि आपकी इनकम है, और उस पर मुझे टैक्स निकाल के दे दे। इसी प्रकार प्रोफेशनल में कहा गया है, देखो भैया जितना रिसिप्ट करोगे ना, मैं मान के चलूँगा 50% उस रिसिप्ट का, या हायर आप अगर बताना चाहते हो बता दो, उस 50% कम से कम पोर्शन का, ग्रास रिसिप्ट का 50% मैं मानूंगा आपकी इनकम है, नेट इनकम है, नेट इनकम नहीं कह सकते, इनकम है, ग्रास टोटल इनकम है ये कह सकते हो, ग्रास इनकम है, और क्योंकि इसके अंदर से डिडक्शन ये सब अलाउ होते हैं, ठीक है, और भी खर्चे अलाउ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो समझ लो वो आपकी ग्रास इनकम हो गई, एंड ग्रास इनकम मैं ये हाँ, आपके 50% ग्रास इनकम हो गया, और उसके ऊपर आप टैक्स दे दो, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर आप इस सेक्शन के अंदर आते हैं और ये मतलब प्रिजम्पटिव को अडॉप्ट करते हैं, या इस सेक्शन को अडॉप्ट करते हैं, अंदर कवर होते हैं, तो एक सेक्शन है, आपसे तो टेंशन ना लो, थोड़ा सा जो टेक्निकल लोग समझना उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ साथ ही साथ। एक सेक्शन है, सेक्शन एक नहीं है, मतलब सेक्शन PGBP का अंदर कवर होता है, सेक्शन 30 से 38, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट बिजनेस के खर्चे आते हैं जो अलाउ किए जाते हैं, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तब के लिए। तो अब सिंस आप बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं इस केस में, गवर्नमेंट कहती है कि कोई जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि आप अगर ये सब कंडीशन फुलफिल कर दे रहे हैं तो वो जो खर्चे क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करूँगा, भी से बात वो अलाउ नहीं करेगी, और यानी कि आपके पास एसेट्स होंगे, उस पर आप कहोगे डिप्रिसिएशन में क्लेम करूँगा, अलग से नहीं होगा, आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सोचो, क्योंकि गवर्नमेंट करी भाई उससे में कोई मतलब नहीं है। आप जितना रिसीव कर रहे हो ना, उस रिसीप्ट का 8% में मान लूँगा आपकी इनकम है, और उस पर आप टैक्स दे दो, ठीक है। मतलब 2 करोड़ मैक्सिमम लिमिट आपकी 2 करोड़ है, अगर इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ से बाहर हो जाओगे। तो ये छोटे लोगों के लिए बनाया गया है, और इसीलिए खर्चा ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आगे देखते हैं,
कह रहे थे सेटअप एंड अदर लॉसेज। अब बात करता है कि एक सेक्शन है 70, 71, 72 जो सेटअप की बात करता है, कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। तो कह रहा है कि आप भी इस सेक्शन के माध्यम से अपने लॉस को सेटअप और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, वो अलाउ कर देता है, ठीक है। इसके बाद कहता है चैप्टर 6 का डिडक्शन होता है जो 80C की बात करता है, 80C से लेकर 80U तक जो जितना भी सेक्शन हो, 80C DU DD जितना भी 80IU है, जितना भी उसमें सेक्शन होते हैं चैप्टर 6A के अंदर, वो सब के सब आपको अलाउ किए जाएंगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बता दिए, इफ SSC शो इनकम एट प्रेस्क्राइब रेट या हायर, जो भी इसमें रेट मैंने बताया जैसे कि 8% रेट है, 6% भी रेट है, 7,500 रुपये की है, और 50% जो भी रेट है अलग अलग केसों में, मैंने ऑलरेडी पिछला में कवर कर दिया। तो उस रेट को अगर वो अडॉप्ट कर लेता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अंडर सेक्शन जो बोलता है 44AA उसके अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और ऑडिट अंडर सेक्शन 44A भी के अंदर भी आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। कैन लेसर इनकम बी शोन, अगर आप चाहते हो कि क्या इससे जो लिमिट है या जो रेट दिया गया है उस रेट से आप अपना इनकम कम शो कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन रहा है, अगर मेरा खर्चे ज़्यादा है लेकिन गवर्नमेंट करे कि नहीं आप इसी रेट से लोगे, तो आपके पास ऑप्शन है। ये एक ऑप्शनल है चीज़ है, ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना। आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो, गवर्नमेंट आपको छूट दे। इसमें ये तभी अडॉप्ट कर सकते हो जब आपको लगे बेनिफिशियल है, अगर नहीं लगे तो छोड़ दो, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो कह रहा है कि अगर आप मतलब आपको लगता है कि मेरा इनकम लेस हो सकता है, जो भी इसमें लिमिट दिया गया है, मतलब 8%, 6% या 7,500 व्हीकल केस में और 50% प्रोफेशनल केस में लग रहा है कि उससे भी कम आएगा मेरा इनकम, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो। और मेंटेन करने के साथ साथ एक चीज़ है, आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। और एक चीज़ है, यहाँ पर एक नया चेंज जो आया, 5 साल तक आप फिर वापस नहीं आ सकते। एक बार जो अडॉप्ट कर लिए ना उसको वापस आप नहीं आ सकते उसमें, ध्यान रखिएगा 5 साल का। ये नहीं कि आप इस साल तो प्लानिंग करने के लिए इस साल लग रहा है कि अरे थी उसमें आ गए, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गए, फिर अगले साल प्रिजेंटिव ले, ऐसा नहीं होगा। 5 साल तक आपको अब स्थिर रहना पड़ेगा। पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चेंजेज आए हैं। अब बात करते हैं आगे लाइव और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ तक थ्योरी रहा है, आप रिवाइज भी कर लो। अब वैसे मैं लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे प्रैक्टिकल, और वहाँ से डाउनलोड करते हैं ITR, ठीक है। ये इनकम टैक्स की साइट है और ITR फॉर्म असेसमेंट ईयर 17-18 पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही आए हुए हैं, ITR 1, ITR 4। ITR 1 का मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है पूरा का पूरा सेशन 1 में, और ये हमारा सेशन 2 ITR 4 सुगम चल रहा है, जो प्रिजेंटिव इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन की बात कर रहा है। और यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे जावा यूटिलिटी। जावा यूटिलिटी आपके सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, और ये जो जावा यूटिलिटी ITR ओपन करने के लिए होता है वर्जन 7 अपडेटेड 51 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 32 बिट या 64 बिट हो उसके अकॉर्डिंग पहले आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए, तभी ये यूटिलिटी खुलेगा। अब इसको हम आइए देखते हैं, इसको ले चलते हैं हम अपने घर, इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने मेन फोल्डर में ले चलते हैं। ये मेरा मेन फोल्डर है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँ। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँ, शिफ्ट F10 T इंटर, और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे थोड़ी देर में, और इसके साथ ही साथ सारा चीज़ इसको इकट्ठी कर देते हैं। ये ओपन हो गया, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट देखो ये जावा यहाँ पर से शो कर रहा है, ठीक है। अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल होगा तो ये इस तरह जावा में ओपन होगा। ये जावा अगर आपको नहीं मालूम तो आपको जावा यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वैसे मैं लिंक में भी शेयर कर दूंगा, यहाँ से लिखा है कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, ये ओपन हो गया। अब देखो ये एक ITR का देखो होता क्या है दोस्तों, ITR भरने के 2 तरीके हैं। या तो आप वेबसाइट पे जाकर एकदम लाइव भर दो, उसको बोलते हैं लाइव रियल टाइम, या तो इसको भी ऑनलाइन ही करते हो, ऑफलाइन नहीं करेंगे। बस अंतर ये है कि आप एक यूटिलिटी से भरते हो और जनरेट करते हो XML, ठीक है। और इस XML को इनकम टैक्स की साइट पे जाकर लॉगिन करके अपने अकाउंट में फिर अपलोड कर देते हो, ठीक। और एक होता है ऑफलाइन, वो अलग चीज़ है। ऑफलाइन का मतलब पेपर बेस, वो अलग चीज़ है। वो पेपर जाकर भरते हो और जाकर आपको जमा करना पड़ता है फिजिकली। बेटर होता है आप ऑनलाइन ही करो। देखो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले अपने आप को रजिस्टर करो,
ठीक। रजिस्टर के लिए यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ करो। इंडिविजुअल हो, HUF क्या हो, अपने पैन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लिक करो। पैन बताता है क्या है, मैं जैसे कि बता दूँ, अब लाइव एग्जांपल चल ही रहा है तो सब कुछ मैं आपको दिखाते चलता हूँ। मैं ये भी खोल लेता हूँ कंप्यूटेशन। अपने इनकम की ये बंदा है एक मिस्टर अश्विनी जी, इनका बिजनेस है और ये इनका पैन है। पैन से मालूम चलता है कि आपको किस टाइप का बिजनेस करो। देखो पी से मतलब पी से पर्सन का मतलब हो गया इंडिविजुअल बंदा है, ठीक है। अब आप ये अपना पैन डालो, नाम डालो, मिडिल नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो और कंटिन्यू कर दो। फिर कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन को इसमें डाल दो और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से डालिएगा, उस पर OTP जाएगा। ईमेल आईडी को लिंक पर क्लिक कीजिए और OTP जो मोबाइल में गया उसमें फिट कर दीजिए, ये वेरीफाइड हो जाएगा। जब ये वेरीफाइड हो जाएगा देन उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वेरीफाई हो गया। अगर आप ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लॉगिन बस कर लेना। अपलोड करने के लिए जो यहाँ से इस यूटिलिटी से हम जो जनरेट करेंगे जिसका नाम है XML फाइल। अब इसको प्रीफिल कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीफिल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये पैन, अब इसका पासवर्ड डाल देते हैं, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और कह रहा है कि ये कहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ITR से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक। रिफिल कर लेते हैं। इससे क्या होगा, एटलीस्ट नाम ये सब आ जाता है। नाम एड्रेस मैंने ITR 1 में भी आपको दिखाया था, आप यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, देख लो। इससे क्या हो गया कि इसका नाम, पैन, डेट ऑफ बर्थ ये सब आ गया। थोड़ा बहुत एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सब भर लो जल्दी से। दिल्ली इंडिया 92। आधार नंबर वैसे मैंडेटरी नहीं है लेकिन भरिए, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। मोबाइल नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब आप नील टैक्स बैलेंस भरना चाहते हैं, बिल्कुल नील टैक्स है। रिफंड हुआ तो रिफंडेबल, पेबल लगा तो पेबल, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ मेरा जो है नील ही है, ठीक है, या पेबल है। पेबल में कर दे रहा हूँ, मेरे पास पेबल बना हुआ है, ठीक। अब रेसिडेंस, आप रेसिडेंट है, बिल्कुल रेसिडेंट है। ऑन और आफ्टर मतलब ड्यू डेट जो आपकी है, अभी तो स्टार्ट ही हुई है रिटर्न भरना, तो ऑन और आफ्टर बिफोर हम ड्यू डेट से भर रहे हैं, ड्यू डेट, ठीक है। और ये कर दो आप 5 पे नो, ये ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल ITR भर रहे हो आप, बस इस पर इतना ही करना है। अब आ जाओ इनकम डिटेल में, मेजर पॉइंट। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, मैं आपको बता दिया कि स्पेशली ये जो ITR 4 है बिजनेस लोगों के लिए बनाया गया है और प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है। बिजनेस धंधा उसमें भी छोटे लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो छोटे लोग के लिए बनाया गया है, तो पहले मैं बताया 3 सेक्शन को डील कर रहा है, यानी कि तो 44A जो गाड़ी वाले लोग हैं, और 2 और सेक्शन हैं जो सभी बिजनेस के लिए और प्रोफेशनल के लिए अलग से सेक्शन है। अब गाड़ी वाले भैया हैं, चलो आओ भर के देखते हैं क्या है। गाड़ी वाले भैया हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने मंथ गाड़ी चलाए हैं। अरे पहले तो मैं आपको एक कंप्यूटेशन दिखा दूँ, ये तो दिखाया नहीं। ये देखो, पहले इस एग्जांपल को समझ लो, एग्जांपल नहीं लाइव एग्जांपल है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD अड्डा और AE, ठीक है, अड्डा AE आए। अब देखो इनके अश्विनी जी के पास क्या क्या है, 4 ट्रक हैं। एक नया ट्रक इस साल ले लिए जुलाई में, ठीक है, 4 ट्रक और एक नया ट्रक जुलाई में। तो प्रेजेंटिव इनकम कैसे होकर निकाला जाएगा। ओल्ड ट्रक है तो देखो क्या किया हूँ, 7,500 सरकार बोलती है, रूल में याद करो 7,500 बोलती है, कम से कम ले लूँगा, अधिक है तो अधिक ले सकते हो। 12 महीने ये ऑपरेट हो रही है। और कितनी ट्रक हैं, 4, तो 4 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 3,60,000, ठीक। ये प्रेजेंटिव इनकम बोलता है। और न्यू ट्रक के लिए आप एक ट्रक है, 7,500 रुपये, 9 मंथ के लिए है तो 9 मंथ टोटल कर दो, यानी कि इनकम इतना हो गया। अब इसको हमें ITR में भरना है, तो ये 12 मंथ 7,500, चाहो तो आप 4 बार भर दो, या काम कर देते हैं, चलो कोई ना, ये भी 12 मंथ 7,500, अगला
ये भी 12 मंथ, 7,500। नेक्स्ट हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी, 12 मंथ पुरानी थी, मतलब 12 मंथ की रेट से 4,500, ये आपका 3,60,000 हो गया। और ये मेरे पास एक गाड़ी थी 9 मंथ का, वो थी 7,500। ठीक, टोटल 4,27,500। आगे 4,27 हमने पहला सेशन भर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बचा 2। अब ये बंदा, फॉर एग्जांपल से ये समझ लो, ये बंदा के पास जो है ना किराने की दुकान है और एक छोटी सी फैक्ट्री भी है, दो है। ठीक है, उस फैक्ट्री की और किराने की दुकान की जो टोटल रिसीट है वो 1.5 करोड़ रुपया है। कितनी है? 1.5 करोड़ रुपया है। अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है, 1.5 करोड़ रुपया है और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का ज़माना चल रहा था, मतलब रहा है ये साल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उसने गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, कैशलेस इकॉनमी बनाने को जोर दे रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप कैश से पेमेंट रिसीव करोगे या इलेक्ट्रॉनिक में रिसीव करोगे तो मैं टैक्स का जो रेट होगा ना 8% नहीं, मतलब 8% इनकम नहीं मानूंगा, मैं 6% मानूंगा, यानी कि आपके इनकम को कम कर दूंगी, यानी कि 2% छूट दे रही है। अगर आप कैश में रिसीव करोगे तो 8% है। तो अब देखो ये बंदा टोटल रिसीव किया 1.5 करोड़। अब ठीक है, अगर मैं 8% के रेट से निकाल दूँ इनकम तो हमारा इनकम बनता है 1,20,00,000। लेकिन ये बंदा चालाक था, इसने क्या किया था, पहले से किया हुआ था, अपना पूरा हिसाब निकाला और देखा कि इलेक्ट्रॉनिक से या चेक के ऑनलाइन थ्रू कितना कैश आया, मतलब बैंक आया, कैश नहीं कर सकते, तो बैंक आया है 1,16,00,000 और कैश आया है इसके पास 34 लाख का। तो अब जो टैक्स का रेट लगेगा देख लो, इलेक्ट्रॉनिक वाले पर 6% और कैश वाले पर 8%, टोटल हो गया इतना। आ जाओ भर देते हैं इस चीज़ को, इसमें आए। और नेचर ऑफ बिजनेस बता दो, ये करता है रिटेलर है, इसका जो भी आपका नाम हो ट्रेड में दे देना। अभी चलो इसको, पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ। 44 AD की बात कर रहा था मैं। ग्रास रिसीप्ट कितनी है बताओ। एक तो आपकी 34 लाख है ना, ठीक है, एनी अदर मोड, ठीक है। और अकाउंट पे वाला है एक ये कैश और चेक के रूप में जो आपके पास आया है वो है इतना, ठीक। अब इसमें से आपने जो इनकम दिखाना है, एक काम करते हैं इसी को दिखा देते हैं। ये 6% वाला है, ठीक है, टोटल के टोटल। और ये है नहीं सॉरी, ये होगा आपका, ये 6% वाला ये है और 8% वाला ये है। हाँ अब सही है। ये हो गया आपका 9,68,000 का टैक्स, ठीक है। टैक्स नहीं, इनकम, ये इनकम हो गई, क्योंकि अभी आपको जब बेसिक एग्जाम्पशन पे तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद टैक्स आएगा ना। ये इनकम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब इस बंदे का क्या है, यहाँ पे देखो एक और बिजनेस है। ये बंदा कहीं प्रोफेशनल भी है, या अलग केस मान लो, अगर ये अलग केस होता तो। अब प्रोफेशनल से रिसीव किया 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन 1.5 करोड़ 3 करोड़ हो जाएगा। देखो ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। वैसे मैं अभी आपको एग्जांपल के लिए बस दिखाना चाहता हूँ। 1.5 करोड़ रिसीव किया, ठीक है, और ये हो गया 75 लाख रुपया, इसका 50%, ठीक। देखो ये मना कर दिया, 50% ग्रॉस रिसीप्ट इच, इफ द इनकम इज लेस देन 50% तो आपको जाना कर रहा है कि अदर पर चले जाओ, या इक्वल टू 50%, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। चलो मैं मान लेता हूँ इसको 6। इफ़ द इनकम इज लेस, क्या रहा पढ़ लेते हैं। इफ़ द इनकम इज लेस देन 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट, अच्छा लेस इनकम तो ज़्यादा ही ले रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ये एक काम कर देते हैं, इसको 1 करोड़ कर देते हैं, क्योंकि
एक्चुअली में क्या है कि ये उठाएगा नहीं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, और इसको कर देते हैं 56। ठीक, अब ठीक है 56 लाख, 1,56,00,000। ओके, अब ये टोटल इनकम आपका हो गया। और इसमें क्या भरना होता है, आपके पास अगर डेटा क्रेडिटर मेंटेन करते हैं तो भर दो, नहीं तो बस कैश का अमाउंट भर दो। कैश अकाउंट इसके साथ 45,000, 45 नहीं था सॉरी, इसके पास था 31 मार्च को तो सभी कैश जमा कर दिया था, तो कैश निकल नहीं रहा था, तो 12,000, 18,000 से नहीं, 18 नहीं था, 18,500 कैश था इसके पास, क्योंकि कैश निकल नहीं रहा था। ठीक है, और ये भरना है तो भरते छोड़ सकते हो, कोई वो नहीं। अब देखो इसकी टैक्सबिलिटी को। अब इसकी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आएगा टैक्सबिलिटी। ये देखो यहाँ पर पड़ा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से कितना इनकम हो गया, इतना। अगर आप सैलरी से भी हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बता दो, 0 लड्डू आपका इनकम है। अदर सोर्स से कोई इनकम है इन बिजनेस से, जैसे इंटरेस्ट हो गया, इसका था 22,000 रुपये FD कराया हुआ था, उससे इंटरेस्ट पाया उसने। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डिडक्शन देना है, इसका 60,000 डिडक्शन था, ये दिया। 80C 80D, इसके लिए आप लेक्चर 1 देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिडक्शन काफ़ी कवर कर रखा है। और 80D भी इसका है 12,000 है। ठीक है, 80 TTA छोड़ सकते हो, क्योंकि FD में TTA नहीं आता है, सेविंग में TTA मिलता है। ये आपका डिडक्शन हो गया। अब देखो टैक्स देख लो कैसे आ गया, 19,05,500 रुपया का इसका टोटल टैक्सेबल इनकम बना। और इस पर टैक्स कितना आया, 3,96,650 इस पर टैक्स आ गया स्लैब रेट से। ठीक है, इंडिविजुअल है। तो देख रहे हो इस तरह कंप्यूटेशन होता है, और इसके ऊपर सेस लग गया। अब सिंस ये अगर जमा नहीं करोगे तो इंटरेस्ट के साथ, आज की डेट में इतना 4,17,248 रुपये का हम एक चालान बनाकर, अगर अब नहीं दिए हो तो, अगर दे दिए हो तो अच्छी बात है। यहाँ पर IFSC कोड डालो अपना, जो भी होगा, बैंक नाम बताओ। यहाँ पर टैक्स में आ जाओ पहले तो, और टैक्स में एक सेकेंड, हाँ, टैक्स पेड में आओ। यहाँ पे हमें क्या करना है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया होगा। ठीक है, तो BSR कोड डाल दिया, और आज का डेट अगर आज ही 4 अप्रैल को अगर आपने कर रहा है, चालान नंबर डाल दो। ठीक, और टैक्स पे कितना मैंने आपको बताया, जितनी आपकी लायबिलिटी आती है। कितनी लायबिलिटी आई है, 4,17,250 रुपये। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही करा देते हैं, 4,17,500 करा देते हैं, 250 रुपये का रिफंड बन जाएगा। ठीक है, आप ये पे कर दे दिए। पे करने के बाद अब क्या होगा, देखो यहाँ पर वेरिफिकेशन में 250 रुपये का रिफंड शो करने लगा, क्योंकि आप अपना बैंक IFSC कोड डालो, बैंक का नाम आ जाएगा। अब बैंक अकाउंट नंबर बढ़िया से देख के डालो। और मेन पॉइंट जो डीमोनेटाइजेशन के कारण आया है, ये नया कॉलम ऐड हुआ है, आप देख सकते हो कितना, कि अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा की आपने एग्रीगेट में कैश डिपॉजिट कराया है, तो आप इसमें मैंडेटरी बताना होगा। मैं आपको बता दूं कि आप जितना भी कराए हों यहाँ पर इसमें शो कर दो। ठीक है, और एक चीज़ है, एसेट लायबिलिटी ITR 1 में से ये हटा दिया गया है कि अगर आपके पास 50 लाख से ज़्यादा की इनकम आ रही है, टोटल इनकम, तो आपको ये शेड्यूल भरने पड़ेंगे। अब देखते हैं टोटल इनकम इसकी कितनी आई है। इसके लिए आपको इनकम डिटेल में जाओ और यहाँ से नीचे करो, देखो इसका टोटल इनकम मालूम चल जाएगा कितना आया है। क्या हो गया, ये रहा टैक्सेबल टोटल इनकम 19,05,500। तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कोई दान पान किया है तो दान पान के लिए ये शेड्यूल है, भर दो। ठीक है, बस इतना ही सिंपल ITR है। और देख सकते हो इससे ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। आप आगे का ये कह सकते हैं कि यह ITR इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, रियल बता रहा हूँ। एक बार इसको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में डालो, क्वेरी पूछो, कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हो। और लाइक करो, शेयर करो अगर आपको अच्छा लगे तो, और कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
और इसके लिए मैं एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूं, इसके बाद आपको इसको देखो सेव करोगे ना तो जितने भी एरर होंगे खुद ही बता देगा। देखो 5 एरर आ रहे हैं, वो कोई एरर नहीं है, क्योंकि देखो कह रहा है कि ईमेल आईडी मैंडेटरी है, तो ईमेल आईडी तो डाल दो, IFSC कोड बैंक का, बैंक एंटर नाम, और ये कह रहा है कि प्लीज़ एंटर द अमाउंट डिपॉजिट बैंक, वही कैश वाला बैंक वाला करा, तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, देखा जाए एक्चुअल में कोई एरर नहीं है, क्योंकि मैं बैंक अकाउंट जानबूझ के स्किप किया है, सब कुछ मैं शो नहीं कर सकता ड्यू टू सीक्रेसी। ठीक है, अब आप इसको सेव करोगे तो ये XML में सेव होगा। अब उस XML को इनकम टैक्स की साइट पे आप जाओगे, अपने अकाउंट से लॉगिन करोगे, होम पे जाके आप यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ फॉलो बाई ये आपका कैप्चा, लॉगिन करके अपलोड रिटर्न पर क्लिक करोगे, और उसके बाद XML पर क्लिक असेसमेंट ये अपना सिलेक्ट करोगे 17-18, और उसके बाद XML को अपलोड कर दोगे और सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए एक नया सा टैब खुलेगा, और वो कहेगा कि आप वेरीफाई मतलब कैसे कराना चाहते हैं। आप वेरीफाई थ्रू ITR-V कराना चाहते हैं या वेरिफिकेशन मतलब ITR-V को कैसे वेरीफाई, ITR-V को या तो होता क्या है दोस्तों, आपको डाउनलोड करके ITR-V फिजिकली भेजना पड़ेगा मतलब पोस्ट के थ्रू, या अब भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो आप, मैंने इसीलिए करा ना, आधार कार्ड कोड करो। देखो अगले साल से आधार कार्ड तो मैंडेटरी हो ही गया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कहता हूँ कोड करो, जरूरी है जरूर कोड करो, उससे OTP से के थ्रू आप वेरीफाई कर दोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, आप टेंशन फ्री रहो। हो गया ये कंप्लीट आपका ITR। आपको लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।